तो प्यारे बच्चों, एक बार हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं अपनी नई वीडियो लेकर, और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ में द्वितीय युग की समय सीमा, इसका रचनाएं, इसके कवि और यहाँ का जो वातावरण था वो द्वितीय युग में क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके कारण से द्वितीय युग एक महत्वपूर्ण काल के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। द्वितीय युग भारतेंदु युग के बाद हमने इस पिछली वीडियो में पढ़ा था भारतेंदु युग, जो आधुनिक युग का पहला काल था। भारतेंदु युग जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना गया, और इसमें जो हमारी भाषा जो थी खड़ी बोली उसका जन्म हुआ, और उस ये गद्य की भाषा थी और काव्य की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। तो इस जो भारतेंदु युग था इसको पुनर्जागरण काल कहा गया। लेकिन इसके बाद इस काल में जो कमियां थी, उसमें जो सुधार हुआ, उसमें जो परिवर्तन हुए वो हमारे द्वितीय युग में आकर के हुए, और द्वितीय युग में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए जो हमारे भारतेंदु युग में नहीं हुए। इस प्रकार से एक हम कह सकते हैं कि जो हमारी भाषा थी वो जो थी वो शिशु रूप में जो थी, जो उसका जन्म जो हुआ था भारतेंदु युग में हुआ था, और जो हमारा जो शिशु था, जो पालने वाला नवजात जो शिशु था, वो जो पैरों पे चलना अपना जो सीख रहा था वो हमारे द्वितीय युग में सीख रहा था। तो इसी के बारे में आज हम जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो हम पढ़े जा रहे हैं। इसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से लेकर के 1919 तक मानी गई है, लेकिन कुछ विद्वान इसको 18 या कुछ विद्वान इसको 20 भी मानते हैं। तो लेकिन जो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी द्वारा बताई गई है, इसकी समय सीमा वो 1919 है। इसका जो नाम है भारतेंदु युग के बाद जो हमारा युग था, पुनर्जागरण के बाद जागरण सुधार काल, इसका दूसरा नाम था, जो द्वितीय युग का दूसरा नाम है। कह सकते हैं द्वितीय युग का अन्य नाम जागरण सुधार काल। इसमें जो जागरण सुधार काल है, इसमें यह कहा गया जो पुनर्जागरण, पुनर्मानी होता है फिर से, जागरण मानी जागना, उठ जाना। जो पुनर्जागरण में हमारा जागरण हुआ था, जाग रहे थे हम अपने देश के बारे में, अपने आसपास में होने वाले परिवर्तनों के बारे में, उसी जागरण में जो हुआ था हमारा सुधार होना शुरू हुआ, इसलिए इसको जागरण सुधार काल कहा गया। इसके जो कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनके नाम से इस युग का नाम पड़ा है द्वितीय युग, वो हैं। इसके बाद अन्य हमारे जो कवि हैं वो है राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक जैसे अन्य महत्वपूर्ण कवियों का इस युग में योगदान रहा है, और ये ऐसे ही महान विभूतियां इसी युग की द्वितीय युग की देन है। इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही इंपोर्टेंट हैं। साकेत है, यशोधरा है, पंचवटी है, जयद्रथ भट्ट, प्रिय प्रवास, गंगा अवतरण, सिद्धराज आदि इस युग की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद इसकी विशेषताएं, इस युग की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी वह यह थी कि इस युग में सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया गया। ये प्रकाशित तो पहले से थी, इसका जो बागडोर थी पहले हमारे जो महत्वपूर्ण लेखक है श्याम सुंदर दास जी के हाथों में थी, लेकिन जब द्वितीय युग आया तो इस पत्रिका का जो संपादन था, इसका जो कार्यभार था, वो हमारे जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं जिनके नाम पर यह युग पड़ा हुआ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको अपने हाथों में संभाला, और उसी युग से माना जाता है इसका ज्यादा महत्व जो है हमारे हिंदी साहित्य में रखा जाता है। यह भी माना जाता है जो सरस्वती पत्रिका का संपादन है वो द्वितीय युग की ही देन है। तो इसकी जो महत्वपूर्ण घटना है वह यही है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है वो इसी युग में हुआ था। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम द्वितीय युग पड़ा, इनके नाम पर नामकरण हुआ है। तीसरा है, इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो घटना है वो यह है कि इसमें भाषा का परिमार्जन किया गया। इसमें अन्य साहित्यिक घटनाएं ना होकर के इसमें जो पहले जो घटनाएं हो रही थी उसमें सुधार किया गया, इसीलिए इसका नाम जागरण सुधार काल है। इसमें जो भाषा थी, पहले जो काव्य की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, अब द्विवेदी जी ने अपनी भाषा की ओर ध्यान दिया, उसका संस्करण किया, उसमें सुधार करना शुरू किया। अब जो हमारी गद्य की भाषा खड़ी बोली थी, वैसे ही हमारी पद्य की भी जो भाषा थी, कविता की जो भी भाषा थी, वो भी अब खड़ी बोली ही हो गई। उसमें जो भी अशुद्धियां थी
उसको सुधारने का काम, उनको अलग करने का काम हमारा द्विवेदी जी के द्वारा किया गया। तो इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह है भाषा का परिमार्जन। इस काल में कवियों ने उपेक्षित पात्रों को अपने काव्य में स्थान दिया। इसमें जो हमारे कवि थे, जो वर्षों से उपेक्षित पात्र थे, उनके ऊपर जो और भी मनुष्य की आवश्यकताएं थी, नए नए जो उपमान थे उनको आधार बनाकर, जो मनुष्य की आवश्यकताएं थी उनको आधार बना करके कवियों ने अपनी कविताओं को रचना शुरू किया। जैसे कि हमारे जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने वर्षों से उपेक्षित पात्र केकई उसको अपनी रचना का आधार बनाया। उर्मिला जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, जिनका किसी भी साहित्यकार का उनकी तरफ नजर ही नहीं गई, उन्होंने सबने उनको अनदेखा किया। ऐसे पात्रों को हमारे मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, उन्होंने अपने काव्य में स्थान देकर उन्हें विभूषित किया और इस काल की शोभा को बढ़ाया।